हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके वर्ल्ड एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857। दोस्तों, 1857 की क्रांति अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। फिर भी हमने कम समय में लगभग जो आपका परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लगभग लगभग आपका जो है हर एक फैक्ट को छूने का प्रयास किया है। इसमें जितना कम समय में हो सकता था इम्पोर्टेंट पॉइंट उन सबको सम्मिलित किया है। आई होप आपको जो है 1857 की क्रांति समझ में आएगी। अगर हम 1857 की क्रांति के स्रोत की बात करें कि जो है 1857 की क्रांति में कुछ जो है पुस्तकें जैसे लिखी गई हैं, उनमें 1857 का जो है जिक्र किया गया है। जैसे अशोक मेहता द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है आ ग्रेट रिवेलियंस, इसमें 1857 की क्रांति का जिक्र किया गया है। कई बार ये बुक पूछी जाती है कि आ ग्रेट रिवेलियंस बुक किसने लिखी है, तो अशोक मेहता। उसके बाद एस एन सेन द्वारा जो है 1857, ये 1857 ये बुक का नाम है। ये आपके जो ऑथर हैं, जो आपके राइटर हैं, जैसे एस एन सेन गुप्ता। अगर इनके फुल फॉर्म नाम, पूरे नाम की करें बात, तो इनका पूरा नाम जो है सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने 1857 बुक लिखी है। उसके बाद बी डी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये आपकी जो है बी डी सावरकर ने लिखी है। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये इनका पूरा नाम है। शॉर्ट में से इन्हें जो है बी डी सावरकर कहते हैं। उसके बाद आरसी मजूमदार, इन्होंने लिखा है, जो बुक लिखी है उसका नाम है द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार द्वारा लिखी गई है। इनकी भी अगर पूरे नाम जो है कम पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम जो था रमेश चंद्र मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार इनका पूरा नाम है। और इन्होंने बुक लिखी है द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद सीताराम पांडे द्वारा बुक लिखी गई है फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार, फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार। कुछ और जैसे पुस्तकें हैं, जैसे द ग्रेट रिवॉल्ट पीसी जोशी द्वारा, जैसे यहाँ पे आपका अ ग्रेट रिवेलियंस अशोक मेहता, ऐसे ही द ग्रेट रिवॉल्ट पीसी जोशी द्वारा लिखी गई है। ये कुछ बुकें इंपॉर्टेंट बुक हैं जो पूछी जाती हैं बराबर एग्जामों में। तो ये 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है। उसके बाद अगर 1857 के स्वरूप की बात करें तो आपको जो इसके स्वरूप, इनको ये 1857 की क्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से, या भारतीय विद्रोह, या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग नाम से की संज्ञा दी है। जैसे अगर बात करें तो नियोजित स्वतंत्रता संग्राम, नियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बी डी सावरकर ने इसे नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है 1857 की क्रांति को। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम एकता का षड्यंत्र या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। 1857 की क्रांति को जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है, तो बेंजामिन डिजरेली, बेंजामिन डिजरेली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। बेंजामिन डिजरेली ने भी कहा है। और आपका जो अशोक मेहता, ये ने जो बुक लिखी है आ ग्रेट रिवेलियंस, अशोक मेहता ने भी इसे
राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है 1857 की क्रांति को। अगर सैनिक विद्रोह की बात करें तो जॉन सीले ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह के नाम दिया है या सैनिक विद्रोह कहा है। उसके बाद अगर इसके 1857 की कारण देखें तो इसके कई सारे कारण, जैसे आपका राजनीतिक है, धार्मिक है, सामाजिक ये और आर्थिक कारण हैं। ये कुछ कारण रहे हैं 1857 की क्रांति के। जैसे अगर हम राजनीतिक कारण में बात करें तो जो आपका बक्सर का युद्ध है, इलाहाबाद की संधि है या प्लासी का युद्ध है, ये इसके प्रमुख कारण रहे हैं। राजनीतिक कारण जैसे अगर बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर के युद्ध में क्या जो आपका नवाब मीर कासिम और आपका अवध का जो नवाब था वो शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीन लोग एक तरफ थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। तो इसमें भी जो युद्ध में विजय हुई है वो अंग्रेजों की हुई। परिणाम क्या निकला कि जो आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था वो भारतीयों से चला गया अंग्रेजों के पास। ये आपका बक्सर का युद्ध जो है वो आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ। अगर इलाहाबाद संधि की बात करें तो आपकी इलाहाबाद संधि, दो इलाहाबाद संधि हुई हैं। एक तो आपके मुगल बादशाह शाह आलम के साथ और दूसरी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। एक तरफ आपके रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज थे, दूसरे तरफ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये जो पहली इलाहाबाद की संधि हुई है वो आपकी 12 अगस्त 1765 में पहली हुई है और दूसरी 16 अगस्त 1765 में हुई है। जो पहली इलाहाबाद संधि है वो आपके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई है। रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये आपकी पहली इलाहाबाद संधि हुई है, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। दूसरी जो है जो आपकी 16 अगस्त 1765 में हुई है उसमें एक तरफ अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और जो है दूसरी तरफ से अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई। तो ये जो तीनों युद्ध, ये संधि और ये आपका जो बक्सर का युद्ध है, इन तीनों में अंग्रेजों की विजय हुई। परिणाम क्या निकला कि आपका जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था वो अंग्रेजों के पास चला गया। उसके बाद अगर इसकी धार्मिक कारण की बात करें तो इसमें जैसे सती प्रथा पर रोक लगा दी गई और विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम था 1856 लागू किया गया। अगर सती प्रथा की बात करें, इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, फैक्ट पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई, तो आपके 1829 में सती प्रथा की और राजाराम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई। उसके बाद अगर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आपका 1856, कई बार ये पूछा जाता है कब हुआ, कौन सा ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो आपको ये डेट याद रखनी है 1856। और इनसे जुड़े जो इस प्रमुख जो श्रेयकर्ता इनको कहा जाता है तो वो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का जो श्रेय है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। अगर हम 1857 की क्रांति के अगर आर्थिक कारण की बात करें तो इसमें कुछ भू राजस्व व्यवस्थाएं रही हैं जो आर्थिक कारण, मुख्य आर्थिक कारण में रही हैं 1857 की क्रांति में। जैसे आपके स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी और एक आपकी इजारेदारी प्रथा, ये तीन आपकी प्रमुख हैं भू राजस्व व्यवस्थाएं, तीन, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी। ये जो इजारेदारी प्रथा है, सबसे पहले ये जो है इजारेदारी प्रथा आपकी स्टार्ट हुई थी 1773 में। ये वारेन हेस्टिंग के काल में शुरू की गई थी, तो इसका जो श्रेय है वो वारेन हेस्टिंग को जाता है। इजारेदारी प्रथा 1773 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा बंगाल में शुरू की गई थी। उस समय अगर बात करें मुगल बादशाह, तो आपका जो मुगल बादशाह जहांदार शाह के शासन काल में यह शुरू की गई थी। मुगल बादशाह उस समय जहांदार शाह था। ये आपकी 1773 में बंगाल में शुरू की गई थी, क्योंकि यह जो इजारेदारी जो प्रथा है या व्यवस्था या राजस्व
एकत्रित करने का इसमें जो अधिकार था, इसमें बोली लगती थी जमीन की, जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली या सर्वोच्च बोली होती थी जो लगाते थे ठेकेदार लोग, उनको ये 5 वर्ष के लिए जमीन दी जाती थी। इसमें इसमें जो है जमीन जो है 5 वर्ष के लिए ठेके पे उठाई जाती थी। जो ठेकेदार सबसे उच्च बोली लगाता था उसी को यह जमीन दी जाती थी। यह व्यवस्था जो है काफी लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि इसमें जो था समय काफी वेस्ट होता था, क्योंकि बोली लगाती थी और जो उसकी उत्पादकता होती थी भूमि की, उसके हिसाब से, उसकी गुणवत्ता के हिसाब से उसकी बोली नहीं लग पाती थी। इसलिए यह व्यवस्था फेल हो गई। इजारेदारी प्रथा जो समाप्त कर दी गई, और ये इजारेदारी प्रथा जो है वो कॉर्नवालिस के द्वारा समाप्त कर दी गई। उसके बाद आपकी शुरू होती है स्थायी बंदोबस्त। ये वाली व्यवस्था, इजारेदारी को समाप्त किसने किया है? तो कॉर्नवालिस ने। और आपका शुरू किसने किया है? वारेन हेस्टिंग। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको जो प्रथा शुरू हुई वो इजारेदारी प्रथा, इसको समाप्त करके ही आपकी स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वो शुरू की गई। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त। इसके अगर संस्थापक की बात करें तो जो है कॉर्नवालिस, इसके संस्थापक या जनक के रूप में कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ये जो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है, इसमें भूमि का जो मालिक होता था वो जमींदार होता था। भूमि का मालिक इसमें जमींदार था। और ये व्यवस्था आपकी 22 मार्च 1793 में शुरू की गई थी। इस व्यवस्था के कुछ अन्य नाम हैं, जिन्हें इस व्यवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आपका यहाँ लिखे हुए हैं जागीरदारी, इस्तमरारी और बिस्बेदारी, या इसको मालगुजारी भी कहा जाता है। जैसे जागीरदारी, इस्तमरारी और बिस्बेदारी और मालगुजारी, इन कई नामों से भी स्थायी बंदोबस्त को जाना जाता है। और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूभाग पर लागू की गई थी। जो कुल भूभाग था उसके 19% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इस व्यवस्था में क्या, सूर्यास्त कानून द्वारा जमीन को नीलाम कर लिया जाता था। यह सूर्यास्त का मतलब क्या था? जो जमींदार होते थे, जो एक निश्चित अवधि के अंतर्गत जो है लगान नहीं जमा कर पाते थे, तो इसमें क्या होता था कि जमीन को जो है उसके बाद नीलाम कर दिया जाता था। ये सूर्यास्त कानून के तहत जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। एक निश्चित समय अवधि के दौरान जो है जमींदार अगर राजस्व को नहीं जमा कर पाते थे तो जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। ये आपको याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त में जो है भूमि का मालिक जमींदार होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था है। अगर रैयत शब्द का अर्थ देखें तो रैयत का मतलब होता है किसान, अर्थात इसमें जो जमीन का जो मालिक होता था वो किसान। इसके अगर संस्थापक की या जनक की बात करें तो इसमें इसका जो श्रेय है, मुख्य श्रेय, वो थॉमस मुनरो को जाता है, क्योंकि यह व्यवस्था उससे पहले सर्वप्रथम अगर बात करें तो आपका 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में जो है कैप्टन रीड ने सर्वप्रथम ये शुरू की थी। यह व्यवस्था अगर सर्वप्रथम पूछी जाए तो आपके 1792 ईस्वी में और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू की गई थी। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में, जो आपका तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद अगर बात करें तो 1820 ईस्वी में यह संपूर्ण जो मद्रास और बंबई का क्षेत्र है उस पर यह थॉमस मुनरो की मदद से यह लागू की गई। तो जो इसका प्रमुख श्रेय है वो थॉमस मुनरो को जाता है। इसीलिए इसके जनक या संस्थापक की बात करें तो आपका थॉमस मुनरो को जाता है। तो अगर पूछा जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो संस्थापक या जनक कौन है तो थॉमस मुनरो लगाना है। अगर आपको पूछा जाए कि सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट हुई तो 1792 ईस्वी में, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में कैप्टन रीड की मदद से शुरू की गई थी। यह केवल ट्रायल
के तौर पे थी। उसके बाद में जो है संपूर्ण जो मद्रास और बंबई के क्षेत्र पे वो थॉमस मुनरो की मदद से पूरे संपूर्ण मद्रास और बंबई में लागू की गई। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू की गई थी। जैसे आपकी जो स्थायी बंदोबस्त जो थी 19% भूभाग पे थी और यहाँ आपका 51% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें जैसे एक पॉइंट और आपका जो 19% जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें जो जमींदार लोग होते थे वो किसान से लागान वसूलते थे और जो आपका 10/11 जो 10/11 यानी 11 हिस्सों में से जो 10 हिस्से होते थे वो सरकारी कोष यानी फंड में जमा करना होता था और एक हिस्सा जो है वो अपने खर्च के लिए इसमें यूज करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो कुल 11 हिस्से हैं उसमें से 10 हिस्से सरकारी कोष में जमा करना होता था और एक हिस्सा जो होता था यानी 1/11 जो भाग है या जो उसका खर्चा जो 1/11 जो राजस्व आता था उसका जो हिस्सा मिलता था 1/11 वो अपने खर्च के लिए रख लेते थे जमींदार लोग। बाकी जो इसका 10 हिस्से थे वो सरकारी फंड में जमा करना होता था। उसके बाद यह जो व्यवस्था आपकी रैयतवाड़ी है या आपकी 51% भूभाग पर लागू की गई थी। यहाँ पे जो आपका है मालिक जो है भूमि का वो किसान होता है और यहाँ स्थायी बंदोबस्त में जमींदार। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसमें जो राजस्व वसूला जाता था वो डायरेक्ट किसान से, क्योंकि यहाँ पे जो भूमि का मालिक किसान होता था तो यहाँ पे जो राजस्व वसूलने का काम जो है वो सरकार डायरेक्ट किसान से करती थी। यहाँ पे क्या है जमींदार के माध्यम से वसूला जाता था, जमींदार किसानों से वसूलते थे और जमींदार उसके बाद जो है सरकारी फंड में जमा करते थे। तो जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी व्यवस्था में जो है गवर्नमेंट सीधे किसानों से जो है राजस्व वसूलती थी, तो यह रैयतवाड़ी हो जाएगा। यहाँ सीधे जो है आपका किसानों से नहीं राजस्व वसूला जाता था, जमींदार के माध्यम से वसूला जाता था, जमींदार किसानों से वसूलते थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे महालवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी व्यवस्था। अगर महालवाड़ी में अगर महाल शब्द की बात करें तो जो महालवाड़ी शब्द है वो महल से बना है, अर्थात जिसका अर्थ होता है घर। जो महल शब्द का अर्थ होता है घर। यह व्यवस्था जो है आपके 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। यह प्रणाली या यह व्यवस्था उत्तर पश्चिम सीमांत आगरा, पंजाब और आपका गंगा घाटी आदि में शुरू किया गया था। उसके बाद सन 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिंग द्वारा इसकी समीक्षा की गई, लेकिन जो इसके श्रेय हैं जनक के रूप में आपको हॉल्ट मैकेंजी याद रखना है 1822 ईस्वी में। उसके बाद जो महालवाड़ी व्यवस्था की समीक्षा की बात करें तो विलियम बेंटिंग द्वारा की गई। यह ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू की गई थी। आपकी स्थायी बंदोबस्त वाली थी वो आपकी 19% पे थी और जो आपकी रैयतवाड़ी है वो 51% थी। और यहाँ पे आपका हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो व्यवस्था शुरू की गई जैसे महालवाड़ी, इसमें आपका जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% भाग पर यह लागू की गई। यह प्रणाली ब्रिटिश भारत में 3 जो आपकी मुख्य राजस्व प्रणालियां हैं, जैसे आपका रैयतवाड़ी है और आपका स्थायी बंदोबस्त है, उन सब में से ये प्रमुख है। ये महालवाड़ी आपकी उनमें से एक है, क्योंकि इसमें महालवाड़ी में जो आपका स्थायी बंदोबस्त प्रणाली अर्थात जमींदारी व्यवस्था और आपकी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसमें दोनों व्यवस्थाओं का जो समाकलन किया गया है, क्योंकि दोनों व्यवस्थाओं के जो नियम कानून हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये व्यवस्था सबसे प्रमुख हो जाती है। जो आपकी 3 व्यवस्थाएं हैं राजस्व वसूलने की, तो उसमें से महालवाड़ी जो व्यवस्था है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उनमें से प्रमुख है। उसके बाद अगर हम तात्कालिक कारण की बात करें 1857 की क्रांति के जो तात्कालिक कारण रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1857 की विद्रोह का प्रमुख तात्कालिक कारण जो आपकी एनफील्ड राइफल थी उसमें
चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना, क्योंकि उसमें जो है गाय और सुअर के जो चर्बी युक्त कारतूस थे वो यूज किए जाते थे। इसी कारण जो प्रमुख जो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख तात्कालिक कारण था वो एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था। उसके बाद कुछ और तात्कालिक कारणों में पॉइंट है, जैसे आपका लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय सैनिकों की निशुल्क डाक सेवा पर रोक लगा दी थी। जो आपका डाक सेवा अधिनियम 1854 उसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारतीय सैनिकों की निशुल्क डाक सेवा पर रोक लगा दी। उसके बाद एक और पॉइंट, जैसे यहाँ पे भारतीय सैनिकों को समुद्र पार कहीं भी भेजा जा सकता था। ये आपका जो भर्ती सेवा अधिनियम, जो सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम 1856 जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया था, या उसका श्रेय जो है लॉर्ड कैनिंग को जाता है, तो उसके तहत जो है भारतीय सैनिकों को समुद्र पार कहीं भी भेजा जा सकता था। ये कुछ इसके प्रमुख तात्कालिक कारण रहे हैं 1857 की क्रांति के। आई होप आपको 1857 की क्रांति समझ में आई होगी। इसके बाद जो 1857 की क्रांति के समय कौन पीएम रहा है, कौन इंग्लैंड जो है गवर्नर रहा है, कौन उसकी और भी कुछ है, जैसे यहाँ पे जो आपके 1857 से जुड़े क्रांतिकारी लोग हैं, कौन उत्तर प्रदेश से कौन रहा है, कानपुर से कौन रहा है, आपका दिल्ली से कौन है, वो हम अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा। जो क्रांतिकारी लोग रह गए हैं, जहां अलग अलग जगहों से जो जुड़े रहे हैं, जुड़ाव उनका रहा है 1857 की क्रांति में, तो उसको हम पढ़ेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इसका शेयर करें, ताकि और भी दोस्त कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट उनको मिल सके।